चैप्टर 4 इशारा। शादी का समारोह रिसेप्शन पार्टी में सुचारू रूप से चला, जो एलिस की शानदार योजना का सबूत है। नदी के उस पार शाम का समय था। समारोह बिल्कुल सही समय तक चला था, जिससे पेड़ों के पीछे सूरज ढल गया। जब एडवर्ड मुझे कांच के पिछले दरवाजों से अंदर ले गया, तो पेड़ों में रोशनी चमक उठी, जिससे सफ़ेद फूल चमक उठे। यहाँ और भी 10,000 फूल थे, जो डांस फ्लोर पर दो प्राचीन देवदारों के नीचे घास पर स्थापित एक सुगंधित, हवादार तंबू के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त की शाम की मधुरता के साथ चीजें धीमी हो गईं, आराम से हम चारों ओर छा गए। टिमटिमाती रोशनी की कोमल चमक के नीचे छोटी भीड़ फैल गई, और हमें फिर से उन दोस्तों ने बधाई दी, जिनसे हमने अभी अभी गले लगाया था। अब बात करने, हंसने का समय था। बधाई हो, दोस्तों, सेठ क्लियरवाटर ने हमें बताया, अपना सिर फूलों की माला के किनारे से नीचे झुकाते हुए। उनकी माँ, सू, उनके बगल में खड़ी थी और मेहमानों को सावधानी से देख रही थीं। उनका चेहरा पतला और उग्र था, एक भाव जो उनके छोटे, गंभीर हेयरस्टाइल से और भी स्पष्ट हो रहा था। यह उनकी बेटी ली के हेयरस्टाइल जितना ही छोटा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए इसे उसी तरह काटा होगा। सेठ के दूसरी तरफ बिली ब्लैक, सू की तरह तनावग्रस्त नहीं थे। जब मैं जेकब के पिता को देखता था, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो लोगों को देख रहा हूँ। व्हीलचेयर पर बैठा बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और जिसकी सफ़ेद मुस्कान हर कोई देख रहा था। और फिर शक्तिशाली, जादुई सरदारों की एक लंबी श्रृंखला का प्रत्यक्ष वंशज था, जो अपने जन्मजात अधिकार में लिपटा हुआ था। हालांकि जादू ने उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उसकी पीढ़ी को छोड़ दिया था, बिली अभी भी शक्ति और किंवदंती का हिस्सा था। ये सीधे उसके माध्यम से बहता था। यह उसके बेटे, जादू के उत्तराधिकारी तक बहता था, जिसने इससे मुंह मोड़ लिया था। अब सैम ओली को किंवदंतियों और जादू के प्रमुख के रूप में कार्य करना था। कंपनी और इवेंट को देखते हुए बिली अजीब तरह से सहज लग रहा था। उसकी काली आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे अभी अभी कोई अच्छी खबर मिली हो। मैं उसके धैर्य से प्रभावित था। बिली की नज़र में यह शादी बहुत बुरी चीज़ रही होगी, उसके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी के साथ होने वाली सबसे बुरी चीज़। मुझे पता था कि उसके लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान नहीं था। इस घटना ने कलेंस और क्विल्यूट के बीच प्राचीन संधि को चुनौती दी थी, वह संधि जो कलेंस को कभी भी एक और पिशाच बनाने से रोकती थी। भेड़ियों को पता था कि एक दरार आने वाली है, लेकिन कलेंस को नहीं पता था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। गठबंधन से पहले इसका मतलब तत्काल हमला होता, एक युद्ध। लेकिन अब जब वे एक दूसरे को बेहतर जानते हैं, तो क्या इसके बजाय माफ़ी होगी? मानो उस विचार के जवाब में सेठ एडवर्ड की ओर झुका, अपनी बाहें फैला दी। एडवर्ड ने भी अपनी मुक्त भुजा से उसे गले लगाया। मैंने देखा कि सू धीरे से कांप रही थी। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, यार, सेठ ने कहा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। धन्यवाद, सेठ, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एडवर्ड सेठ से दूर चला गया और सू और बिली की ओर देखा। धन्यवाद, आप भी, सेठ को आने देने के लिए, आज बेला का साथ देने के लिए। आपका स्वागत है, बिली ने अपनी गहरी, कर्कश आवाज में कहा, और मैं उसके स्वर में आशावाद देखकर आश्चर्यचकित था। शायद एक मजबूत युद्धविराम क्षितिज पर था। थोड़ी लाइन लग रही थी, इसलिए सेठ ने अलविदा कहा और बिली को खाने की ओर ले गया। सू ने उन दोनों पर एक एक हाथ रखा। एंजेला और बेन हमें लेने के लिए अगले व्यक्ति थे, उसके बाद एंजेला के माता पिता और फिर माइक और जेसिका, जो मेरे आश्चर्य के लिए एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। मैंने नहीं सुना था कि वे फिर से साथ थे। यह अच्छा था। मेरे मानव मित्रों के पीछे मेरे नए चचेरे भाई बहन, डेनाली पिशाच कबीले के लोग थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सांस रोके हुए था, क्योंकि तान्या के सामने वाला पिशाच मुझे उसके सुनहरे बालों में स्ट्रॉबेरी की रंगत से लगा कि एडवर्ड को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसके बगल में सुनहरी आंखों वाले 3 अन्य पिशाच मुझे उत्सुकता से घूर रहे थे। एक महिला के लंबे, हल्के सुनहरे बाल थे, जो मकई के रेशों की तरह सीधे थे। दूसरी महिला और उसके बगल,
में बैठा आदमी दोनों काले बालों वाले थे, उनके चाक जैसे रंग में जैतून के रंग की झलक थी। और वे चारों इतनी सुंदर थीं कि मेरे पेट में दर्द होने लगा। तान्या अभी भी एडवर्ड को पकड़े हुए थी। आह एडवर्ड, उसने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। एडवर्ड ने हंसते हुए कहा और चतुराई से गले लगने से बाहर निकल गया, अपना हाथ हल्के से उसके कंधे पर रखा और पीछे हट गया, जैसे कि उसे बेहतर तरीके से देखना चाहता हो। बहुत समय हो गया है तान्या, तुम ठीक लग रही हो। तो क्या मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। एडवर्ड ने आधिकारिक तौर पर सच होने के बाद पहली बार यह शब्द कहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वो इसे कहते हुए संतुष्टि से फट जाएगा। जवाब में डेनालिस सभी हल्के से हंसे। तान्या, यह मेरी बेला है। तान्या बिल्कुल वैसी ही प्यारी थी जैसी मेरे बुरे सपनों में थी। उसने मेरी तरफ एक ऐसी नज़र से देखा जो हार मानने से कहीं ज्यादा अटकलबाजी वाली थी, और फिर मेरा हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। परिवार में आपका स्वागत है बेला। वह मुस्कुराई, थोड़ा उदास। हम खुद को कार्लिस्ले का विस्तृत परिवार मानते हैं, और मुझे हाल ही में हुई घटना के लिए खेद है जब हमने वैसा व्यवहार नहीं किया। हमें आपसे पहले ही मिल जाना चाहिए था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आपने हमें माफ कर दिया। बेशक, मैंने सांस फूलते हुए कहा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुलीन की संख्या अब बराबर हो गई है। शायद अब हमारी बारी होगी, है न केट? उसने गोरी महिला की ओर देखकर मुस्कुराई। सपने को जिंदा रखो, केट ने अपनी सुनहरी आंखें घुमाते हुए कहा। उसने तान्या के हाथ से मेरा हाथ लिया और उसे धीरे से दबाया। स्वागत है बेला। काले बालों वाली महिला ने अपना हाथ केट के हाथ पर रखा। मैं कामेन हूँ, यह एलिएज़र है। हम सभी आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। मैं भी, मैंने हकलाते हुए कहा। तान्या ने अपने पीछे इंतजार कर रहे लोगों पर नजर डाली। चाली के डिप्टी, मार्क और उनकी पत्नी। डेनाली कबीले को देखते हुए उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं। हम एक दूसरे को बाद में जान लेंगे। हमारे पास इसके लिए बहुत समय होगा, तान्या ने हंसते हुए कहा, जब वो और उसका परिवार आगे बढ़ गए। सभी मानक परंपराओं को रखा गया था। मैं फ्लैशबल्ब से अंधा हो गया था क्योंकि हमने एक शानदार केक पर चाकू पकड़ा था। मुझे लगा कि यह हमारे अपेक्षाकृत अंतरंग के लिए बहुत भव्य था। दोस्तों और परिवार के लोगों का समूह। हमने बारी बारी से एक दूसरे के चेहरे पर केक फेंका। एडवर्ड ने अपना हिस्सा निगल लिया, जबकि मैं अविश्वास में देख रहा था। मैंने अपने गुलदस्ते को असाधारण कौशल के साथ एंजेला के हैरान हाथों में फेंक दिया। एमिट और जेस पर मेरी शर्मिंदगी पर हंसने लगे, जबकि एडवर्ड ने मेरा उधार लिया हुआ गाटा हटा दिया, जिसे मैंने अपने दांतों से बहुत सावधानी से अपने टखने तक नीचे कर लिया था। मेरी ओर एक त्वरित पलक झपकाते हुए उसने इसे सीधे माइक न्यूटन के चेहरे पर फेंक दिया। और जब संगीत शुरू हुआ, एडवर्ड ने मुझे पारंपरिक पहले नृत्य के लिए अपनी बाहों में खींच लिया। मैं नृत्य करने के अपने डर के बावजूद स्वेच्छा से आगे बढ़ी, विशेष रूप से दर्शकों के सामने नृत्य करने के बावजूद बस खुश थी कि वह मुझे पकड़ रहा है। उसने सारा काम किया और मैं रोशनी की छतरी और कैमरों की चमकीली चमक के नीचे सहजता से घूमती रही। पार्टी का आनंद ले रही हो मिसेस कुलिन? उसने मेरे कान में फुसफुसाया। मैं हंसा। इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे पास अभी कुछ समय है, उसने मुझे याद दिलाया। उसकी आवाज में उत्साह था, और जब हम नाच रहे थे तो वह मुझे चूमने के लिए नीचे झुका। कैमरे तेजी से क्लिक कर रहे थे। संगीत बदल गया और चाली ने एडवर्ड के कंधे पर थपथपाया। चाली के साथ डांस करना उतना आसान नहीं था। वो मुझसे बेहतर नहीं था, इसलिए हम एक छोटे से वर्गाकार ढांचे में सुरक्षित रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए। एडवर्ड और एस्मे फ्रेड एस्टेयर और जिंजर रोजर्स की तरह हमारे चारों ओर घूमे। मुझे घर पर तुम्हारी याद आएगी बेला। मैं पहले से ही अकेला हूँ, मैंने रुंधे गले से कहा और मजाक उड़ाने की कोशिश की। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें खुद खाना बनाने के लिए छोड़ना ये व्यावहारिक रूप से आपराधिक लापरवाही है। तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। वह मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैं खाना खाकर बच जाऊंगा। जब भी हो सके मुझे फोन कर लेना। मैं वादा करता हूँ।
ऐसा लग रहा था जैसे मैं सबके साथ नाच रहा हूँ। अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलना अच्छा था, लेकिन मैं वास्तव में एडवर्ड के साथ रहना चाहता था, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। मुझे खुशी तब हुई जब उन्होंने आखिरकार बीच में आकर बात की, एक नया डांस शुरू होने के सिर्फ आधे मिनट बाद। अभी भी माइक से उतना लगाव नहीं है न? मैंने टिप्पणी की, जब एडवर्ड ने मुझे अपने से दूर कर दिया। नहीं, जब मुझे उसके विचार सुनने पड़ते हैं। वह भाग्यशाली है कि मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, या इससे भी बुरा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। क्या तुम्हें अपने आप को देखने का मौका मिला है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास नहीं है कि आज रात तुम कितनी दिल तोड़ने वाली खूबसूरत हो। मुझे आश्चर्य नहीं है कि माइक को एक शादीशुदा महिला के बारे में गलत विचार रखने में परेशानी हो रही है। मुझे निराशा है कि एलिस ने ये सुनिश्चित नहीं किया कि तुम आईने में देखने के लिए मजबूर हो जाओ। आप बहुत पक्षपाती हैं, आप जानते हैं। उसने आह भरी और फिर रुककर मुझे घर की तरफ घुमाया। कांच की दीवार पर पार्टी की झलक एक लंबे दर्पण की तरह दिख रही थी। एडवर्ड ने हमारे ठीक सामने लगे दर्पण में उस जोड़े की तरफ इशारा किया। क्या मैं पक्षपाती हूँ? मैंने एडवर्ड के प्रतिबिंब की एक झलक देखी, जो उसके चेहरे की एक आदर्श प्रतिकृति थी। उसके बगल में एक काले बालों वाली सुंदरता थी। उसकी त्वचा क्रीम और गुलाब की तरह थी, उसकी आंखें उत्साह से बड़ी थीं और मोटी पलकों से घिरी हुई थीं। झिलमिलाती सफ़ेद पोशाक की पतली म्यान ट्रेन की ओर लगभग उल्टी कैला लिली की तरफ फैली हुई थी, इतनी कुशलता से काटी गई थी कि उसका शरीर सुंदर और आकर्षक लग रहा था, कम से कम जब वह गतिहीन था। इससे पहले कि मैं पलक झपकाकर उस सुंदरी को अपनी ओर मोड़ पाता, एडवर्ड अचानक अकड़ गया और स्वतः ही दूसरी दिशा में मुड़ गया, मानो किसी ने उसका नाम पुकारा हो। ओह, उसने कहा। एक पल के लिए उसका माथा सिकुड़ गया और फिर तुरंत ही शांत हो गया। अचानक वह एक शानदार मुस्कान मुस्कुराया था। यह क्या है? मैंने पूछा। एक आश्चर्यजनक शादी का उपहार। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर से नाचना शुरू कर दिया और मुझे विपरीत दिशा में घुमा दिया जिस ओर हम पहले गए थे, रोशनी से दूर, और फिर रात के उस गहरे अंधेरे में जो चमकते हुए डांस फ्लोर के चारों ओर था। वह तब तक नहीं रुका जब तक हम एक विशाल देवदार के पेड़ के अंधेरे हिस्से तक नहीं पहुंच गए। फिर एडवर्ड ने सीधे सबसे काली छाया में देखा। धन्यवाद, एडवर्ड ने अंधेरे से कहा। यह आपकी बहुत दयालुता है। दयालु मेरा मध्य नाम है, काली रात से एक कर्कश परिचित आवाज ने उत्तर दिया। क्या मैं काट सकता हूँ? मेरा हाथ मेरे गले तक पहुँच गया, और अगर एडवर्ड ने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं गिर जाती। जेकब। जैसे ही मेरी सांस खुली, मेरा गला रुक गया। जेकब। अरे, बिल्स। मैं उसकी आवाज़ की ओर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। एडवर्ड ने मेरी कोहनी के नीचे अपनी पकड़ तब तक बनाए रखी जब तक कि दूसरे मजबूत हाथों ने मुझे अंधेरे में पकड़ नहीं लिया। जेकब की त्वचा की गर्मी पतली साटन की ड्रेस के आर पार जल रही थी जब उसने मुझे खींचा करीब। उसने नाचने की कोई कोशिश नहीं की, उसने बस मुझे गले लगाया जबकि मैंने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। वह नीचे झुका और अपना गाल मेरे सिर के ऊपर दबाया। रोज़ली मुझे माफ़ नहीं करेगी यदि उसे डांस फ्लोर पर आधिकारिक रूप से आने का मौका नहीं मिला, एडवर्ड ने धीरे से कहा, और मुझे पता था कि वह हमें छोड़कर जा रहा है और मुझे अपना एक उपहार दे रहा है, जेकब के साथ यह पल। ओह, जेकब। मैं अब रो रहा था, मैं शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा था। धन्यवाद। रोना बंद करो, बेला। तुम अपनी ड्रेस खराब कर दोगी। ये तो बस मैं ही हूँ। बस। ओह, जैक, अब सब कुछ सही है। उसने नाक भान सिकोड़ी। हाँ, पार्टी शुरू हो सकती है। सबसे अच्छा आदमी आखिरकार आ ही गया। अब मैं जिनसे प्यार करता हूँ वे सब यहाँ हैं। मैंने महसूस किया कि उसके होंठ मेरे बालों को छू रहे हैं। माफ़ करना, मैं देर से आया, प्रिय। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए। यही विचार था। मैंने मेहमानों की ओर देखा, लेकिन मैं नर्तकियों के बीच से उस जगह को नहीं देख पाया जहाँ मैंने जेकब के पिता को आखिरी बार देखा था। मुझे नहीं पता था कि वह रुका था या नहीं। क्या बिली को पता है कि तुम यहाँ हो?
जैसे ही मैंने पूछा, मुझे पता चल गया कि उसे पता होगा कि यह उसके उत्साहित भाव को समझाने का एकमात्र तरीका था। मुझे यकीन है कि सैम ने उसे बता दिया है। मैं उससे मिलने जाऊंगा जब पार्टी खत्म हो जाएगी। उसे बहुत खुशी होगी कि तुम घर आ गई हो। जेकब थोड़ा पीछे हट गया और सीधा हो गया। उसने एक हाथ मेरी पीठ पर रखा और दूसरे से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया। उसने हमारे हाथों को अपनी छाती पर टिका लिया। मैं अपनी हथेली के नीचे उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी और मैंने अनुमान लगाया कि उसने गलती से मेरा हाथ वहां नहीं रखा था। मुझे नहीं पता कि मुझे सिर्फ इस एक डांस से ज्यादा कुछ मिलेगा या नहीं, उन्होंने कहा, और उन्होंने मुझे एक धीमे घेरे में घसीटना शुरू कर दिया जो हमारे पीछे से आ रहे संगीत की लय से मेल नहीं खा रहा था। मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हम मेरे हाथ के नीचे उसके दिल की लय के साथ चले गए। मुझे खुशी है कि मैं आया, जेकब ने एक पल के बाद धीरे से कहा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं आऊंगा, लेकिन तुम्हें एक बार फिर देखकर अच्छा लगा। यह उतना दुखद नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, मुझे पता है, और मैं आज रात तुम्हें दोषी महसूस कराने नहीं आया हूँ। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आए। ये सबसे अच्छा उपहार है जो तुम मुझे दे सकते थे। वह हंसा। यह अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास असली उपहार के लिए रुकने का समय नहीं था। मेरी आंखें समायोजित हो रही थीं और मैं अब उसका चेहरा देख सकता था, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ऊपर। क्या ये संभव था कि वह अभी भी बढ़ रहा था? वह 6 फीट के बजाय 7 फीट के करीब होना चाहिए था। इतने समय के बाद फिर से उसके जाने पहचाने चेहरे को देखना राहत की बात थी। उसकी गहरी गहरी आंखें उसकी झबरा काली भौहों के नीचे छिपी हुई थीं। उसके ऊंचे गाल, उसके भरे हुए होंठ उसके चमकीले दांतों पर फैले हुए थे और उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके लहजे से मेल खा रही थी। उसकी आंखें किनारों पर सावधानी से कसी हुई थीं। मैं देख सकता था कि वह आज रात बहुत सावधान था। वह मुझे खुश करने के लिए वह सब कुछ कर रहा था, ताकि वह फिसले नहीं और यह न दिखाए कि उसे इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया जिसके कारण मुझे जेकब जैसा दोस्त मिल सके। आपने वापस आने का निर्णय कब लिया? जानबूझकर या अवचेतन रूप से? उसने अपने सवाल का जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। मुझे सच में नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं कुछ समय से इस दिशा में भटक रहा हूँ, और शायद इसलिए क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था। लेकिन आज सुबह तक मैंने वास्तव में दौड़ना शुरू नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं। वह हंसा। आपको यकीन नहीं होगा कि 2 पैरों पर चलना कितना अजीब लगता है। फिर से, और कपड़े, और फिर यह और भी विचित्र है क्योंकि यह अजीब लगता है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं पूरी मानवीय चीज से अभ्यास से बाहर हूँ। हम लगातार घूमते रहे, हालांकि तुम्हें इस तरह से न देख पाना शर्म की बात होती। ये यात्रा इसके लायक है। तुम अविश्वसनीय लग रही हो, बेला। बहुत सुंदर। एलिस ने आज मुझ पर बहुत समय लगाया है। अंधेरा भी मदद करता है। मेरे लिए यह इतना अंधकार में नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है। वेयरवुल्फ को होश आता है। वह जो कुछ भी कर सकता था, उसे भूलना आसान था। वह बहुत ही इंसान जैसा लग रहा था। खास तौर पर अभी। आपने अपने बाल कटवा लिए हैं, मैंने कहा। हाँ, आसान है, तुम्हें पता है। मैंने सोचा कि मैं हाथों का बेहतर लाभ उठाऊंगा। यह अच्छा लग रहा है, मैंने झूठ बोला। उसने नाक भान सिकोड़ी। ठीक है, मैंने खुद ही जंग लगी रसोई की कैंची से यह काम किया है। वह एक पल के लिए मुस्कुराया और फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम खुश हो, बेला? हाँ, ठीक है। मैंने महसूस किया कि उसके कंधे उचक रहे थे। मुझे लगता है कि यही मुख्य बात है। आप कैसे हैं, जेकब? सच में, मैं ठीक हूँ, बेला, सच में। अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सेठ को परेशान करना बंद कर सकती हो। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ। मुझे सेठ पसंद है। वह एक अच्छा बच्चा है। कुछ लोगों की तुलना में बेहतर साथी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं अपने दिमाग में मौजूद आवाज़ों से छुटकारा पा सकता,
तो भेड़िया बनना लगभग सही होता। मैं उसकी आवाज पर हंस पड़ा। हाँ, मैं भी अपने को चुप नहीं करा सकता। आपके मामले में इसका मतलब होगा कि आप पागल हैं। बेशक, मुझे पहले से ही पता था कि आप पागल हैं, उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा। धन्यवाद। पागलपन शायद एक ही दिमाग को साझा करने से कहीं ज्यादा आसान है। पागल लोगों की आवाजें उन्हें देखने के लिए बच्चों की देखभाल करने वालों को नहीं भेजती। सैम वहाँ है, और कुछ अन्य लोग भी, बस मामले में, तुम्हें पता है। किस मामले में? अगर मैं इसे एक साथ नहीं रख सकता, तो ऐसा कुछ। अगर मैं पार्टी को बर्बाद करने का फैसला करता हूँ। उसने एक त्वरित फ्लैश दिखाया। शायद उसे यह विचार पसंद आया, लेकिन वह मुस्कुराया। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी शादी बर्बाद करने नहीं आया हूँ, बेला। मैं यहाँ हूँ। वह चुप हो गया। इसे उत्तम बनाने के लिए ये बहुत कठिन काम है। अच्छी बात है कि तुम इतने लंबे हो। वह मेरे बुरे मजाक पर कराह उठा और फिर आह भरकर बोला। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनने आया हूँ। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, एक आखिरी बार। सैम को तुम्हें अधिक श्रेय देना चाहिए। ठीक है, शायद मैं अति संवेदनशील हो रहा हूँ। शायद वे वैसे भी यहाँ होंगे, सेठ पर नजर रखने के लिए। यहाँ बहुत सारे पिशाच हैं। सेठ इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितना उसे लेना चाहिए। सेठ जानता है कि वह किसी खतरे में नहीं है। वह सैम से बेहतर कलेंस को समझता है। जरूर, जरूर, जेकब ने कहा, इससे पहले कि मामला लड़ाई में बदल जाए, उसने शांति स्थापित कर ली। यह अजीब बात थी कि वह राजनयिक थे। मुझे उन आवाज़ों के लिए खेद है, मैंने कहा। काश मैं इसे बेहतर बना पाता। कई मायनों में, यह इतना बुरा नहीं है। मैं बस थोड़ा रो रहा हूँ। तुम खुश हो, काफी करीब, लेकिन मेरे बारे में इतना ही काफी है। आज आप स्टार हैं। वह हंसा। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद है। ध्यान का केंद्र। हाँ, पर्याप्त ध्यान नहीं मिल पाता। वह हंसा और फिर मेरे सिर के ऊपर से देखने लगा। होंठों को सिकोड़कर उसने रिसेप्शन पार्टी की चमकती हुई चमक, नर्तकियों की सुंदर हरकतें, मालाओं से गिरती हुई पंखुड़ियां देखीं। मैंने भी उसके साथ देखा। ये सब इस काली, शांत जगह से बहुत दूर लग रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के गोले के अंदर सफेद बर्फबारी को देख रहे हूँ। मैं उन्हें इतना तो दूंगा, उन्होंने कहा। वे जानते हैं कि पार्टी कैसे करनी है। एलिस प्रकृति की एक अजेय शक्ति है। उसने आह भरी। गाना खत्म हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक और गाना चाहिए? या ये बहुत ज्यादा मांगना है? मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर कस दिया। तुम जितना चाहो उतना डांस कर सकते हो। वह हंसा। ये दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि मुझे दो पर ही रहना चाहिए। मैं बात शुरू नहीं करना चाहता। हम दूसरे घेरे में घूम गए। आप सोच रहे होंगे कि अब तक मैं आपको अलविदा कहने का आदी हो गया हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने अपने गले में फंसी गांठ को निगलने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती नीचे नहीं उतार सका। जेकब ने मेरी तरफ देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपनी उंगलियां मेरे गालों पर पोंछीं और वहां आंसू पोंछे। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बेला, मैंने भारी स्वर में कहा। शादियों में हर कोई रोता है। यही तो आप चाहते हैं, है ना? सही, तो मुस्कुराओ। मैंने कोशिश की। वह मेरी मुंहभेरी देखकर हंस पड़ा। मैं तुम्हें इस तरह याद करने की कोशिश करूंगा। ऐसा दिखावा करो कि यह क्या, कि मैं मर गया। उसने अपने दांत भींच लिए। वो खुद से संघर्ष कर रहा था, यहाँ अपनी उपस्थिति को एक उपहार बनाने के अपने निर्णय के साथ, न कि एक निर्णय के साथ। मैं अनुमान लगा सकता था कि वो क्या कहना चाहता था। नहीं, उसने आखिरकार जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें अपने दिमाग में इस तरह देखूंगा। गुलाबी गाल, दिल की धड़कन, दो बाएं पैर, ये सब। मैंने जानबूझकर उसके पैर पर पूरी ताकत से पैर पटका। वह मुस्कुराया। वह मेरी लड़की है। वो कुछ और कहने लगा और फिर अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। फिर से संघर्ष करते हुए उसने उन शब्दों के खिलाफ दांत पीसना शुरू कर दिया जिन्हें वह नहीं कहना चाहता था। जेकब के साथ मेरा रिश्ता बहुत सहज हुआ करता था, सांस लेने जितना सहज। लेकिन जब से एडवर्ड मेरी जिंदगी
में वापस आया है, ये लगातार तनाव भरा रहा है, क्योंकि जेकब के एडवर्ड को चुनकर मैं एक ऐसे भाग्य को चुन रही थी जो मौत से भी बदतर था, या कम से कम उसके बराबर था। क्या बात है, जैक? बस मुझे बताओ, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। ओह प्लीज, इसे थूक दो, ये सच है। यह नहीं, यह एक सवाल है। ये कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। मुझसे पूछें। वो 1 मिनट तक संघर्ष करता रहा और फिर सांस छोड़ते हुए बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस बहुत उत्सुक हूँ। क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैं समझ गया। यह आज रात नहीं है, जेकब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। जेकब एडवर्ड से भी ज्यादा मेरी इंसानियत के बारे में सोचता था। वह मेरी हर धड़कन को संजोकर रखता था, ये जानते हुए कि वे गिने हुए हैं। ओह, उसने अपनी राहत को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। ओह, एक नया गाना बजना शुरू हुआ, लेकिन इस बार उसने बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। कब? उसने फुसफुसाकर पूछा। मुझे पक्का पता नहीं, शायद 1 या 2 सप्ताह। उसकी आवाज बदल गई, रक्षात्मक, मजाकिया लहजे में। क्या हो रहा है? मैं अपना हनीमून दर्द में तड़पते हुए नहीं बिताना चाहती थी। आप इसे कैसे खर्च करना चाहेंगे? चेकर्स खेलते हुए। हाँ, बहुत अजीब बात है। मजाक कर रहा हूँ, बेल्स। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बात समझ नहीं आई। आप अपने वैम्पायर के साथ असली हनीमून नहीं मना सकते, तो फिर औपचारिकताएं क्यों निभानी हैं? सच को सच कहो, ये पहली बार नहीं है जब तुमने इसे टाला है। हालांकि यह अच्छी बात है, उसने अचानक गंभीरता से कहा। इस बारे में शर्मिंदा मत हो। मैं कुछ भी टाल नहीं रहा हूँ, मैंने झट से कहा। और हाँ, मैं असली हनीमून मना सकता हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चुप रहो, उसने अचानक हमारी धीमी गति से चक्कर लगाना बंद कर दिया। एक पल के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने आखिरकार संगीत में बदलाव को नोटिस किया है, और मैंने अपने दिमाग में सोचा कि उसके अलविदा कहने से पहले हमारे छोटे से झगड़े को कैसे सुलझाया जाए। हमें इस नोट पर अलग नहीं होना चाहिए। और फिर उसकी आंखें एक अजीब तरह के भ्रमित भय से चौड़ी हो गईं। क्या? वह चौंका। तुमने क्या कहा? किस बारे में? जैक, क्या गड़बड़ है? क्या मतलब है तुम्हारा असली हनीमून मनाना, जब तक तुम इंसान हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? यह एक घटिया मजाक है, बेला। मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने कहा, चुप हो जाओ, जैक। ये तुम्हारा काम नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए थी। ये निजी मामला है। उसके विशाल हाथों ने मेरी भुजाओं के ऊपरी भाग को पकड़ लिया, तथा उन्हें चारों ओर से लपेट लिया, तथा उंगलियां एक दूसरे पर ओवरलैप हो गईं। ओह, जैक, छोड़ो। उसने मुझे हिला दिया। बेला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी मूर्ख नहीं हो सकती। बताओ, तुम मजाक कर रही हो? उसने मुझे फिर से हिलाया। उसके हाथ, जो टूर्निकेट की तरह कसे हुए थे, कांप रहे थे, मेरी हड्डियों में गहरी कंपन पैदा कर रहे थे। जैक, रुको। अंधेरे में अचानक बहुत भीड़ हो गई। अपने हाथ उससे हटाओ। एडवर्ड की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और धारदार थी। जेकब के पीछे काली रात से एक धीमी गुर्राहट की आवाज आई, और फिर एक और, जो पहली के साथ ओवरलैप हो गई। जैक भाई, पीछे हट जाओ, मैंने सेठ क्लियरवाटर को आग्रह करते हुए सुना। तुम अपना आपा खो रहे हो। जेकब पूरी तरह से जड़वत हो गया था, उसकी भयभीत आंखें बड़ी होकर घूर रही थीं। तुम उसे चोट पहुंचाओगे, सेठ फुसफुसाया। उसे जाने दो अब। एडवर्ड गुर्राया। जेकब के हाथ उसके बगल में गिर गए, और मेरी नसों में अचानक खून का बहाव लगभग दर्दनाक था। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाती, गर्म हाथों की जगह ठंडे हाथों ने ले ली, और हवा अचानक मेरे पास से गुजरने लगी। मैंने पलक झपकाए और मैं अपने पैरों पर खड़ा था, जहां मैं खड़ा था, उससे आधा दर्जन फीट दूर। एडवर्ड मेरे सामने तनाव में था। उसके और जेकब के बीच 2 विशाल भेड़िए खड़े थे, लेकिन वे मुझे आक्रामक नहीं लगे। ऐसा लग रहा था कि वे लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
और सेठ दुबला पतला 15 वर्षीय सेठ अपनी लंबी बाहों में जेकब के कांपते शरीर को पकड़े हुए था और वह उसे दूर खींच रहा था। अगर जेकब सेठ के इतने करीब होता। चलो जैक, चलें, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जेकब ने कहा। उसकी आवाज़ क्रोध से इतनी घुटी हुई थी कि वह फुसफुसाहट की तरह धीमी हो गई थी। उसकी आंखें उस पर केंद्रित थीं। एडवर्ड क्रोध से जल उठा। मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा, मैं अभी करूंगा। वह कांप उठा। सबसे बड़ा भेड़िया, जो कि काला था, तेजी से गुर्राया। सेठ, रास्ते से हट जाओ, एडवर्ड फुसफुसाया। सेठ ने जेकब को फिर से खींचा। जेकब गुस्से से इतना घबरा गया था कि सेठ उसे कुछ फीट पीछे खींच पाया। ऐसा मत करो जैक, दूर चले जाओ। चलो। सैम बड़ा भेड़िया, काला भेड़िया तब सेठ के साथ शामिल हो गया। उसने अपना विशाल सिर जेकब की छाती पर रखा और धक्का दिया। वे तीनों, सेठ खींचता हुआ, जैक कांपता हुआ, सैम धक्का देता हुआ, तेजी से अंधेरे में गायब हो गए। दूसरा भेड़िया उनकी ओर घूर रहा था। मुझे कम रोशनी में यकीन नहीं था कि उसके फर का रंग चॉकलेट ब्राउन होगा, शायद। तो क्या ये क्विल था? मुझे माफ कर दो, मैंने भेड़िए से फुसफुसाकर कहा। अब सब ठीक है, बेला, एडवर्ड ने धीरे से कहा। भेड़िए ने एडवर्ड की तरफ देखा। उसकी नज़र दोस्ताना नहीं थी। एडवर्ड ने उसे एक ठंडी मुस्कान दी। भेड़िया झुंझलाया और फिर दूसरों के पीछे चला गया, और जैसे वे गायब हो गए थे वैसे ही गायब हो गया। ठीक है, एडवर्ड ने खुद से कहा, और फिर उसने मेरी तरफ देखा। चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैक, सैम ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। वह चला गया है। एडवर्ड, मुझे बहुत खेद है। मैं मूर्ख था। आपने कुछ गलत नहीं किया। मेरा मुंह बहुत बड़ा है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे उसे इस तरह अपने पास नहीं आने देना चाहिए था। मैं क्या सोच रही थी? चिंता मत करो। उसने मेरे चेहरे को छुआ। हमें रिसेप्शन पर वापस जाना होगा, इससे पहले कि कोई हमारी अनुपस्थिति को नोटिस कर ले। मैंने अपना सिर हिलाया, खुद को फिर से समझने की कोशिश की। इससे पहले कि कोई नोटिस करता, क्या किसी ने यह अनदेखा किया था? फिर जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि जो टकराव मुझे इतना विनाशकारी लग रहा था, वह वास्तव में यहाँ छाया में बहुत ही शांत और संक्षिप्त था। मुझे 2 सेकंड दीजिए, मैंने विनती की। मेरे अंदर घबराहट और दुख की वजह से उथल-पुथल मची हुई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी सिर्फ बाहरी चीजें ही मायने रखती थीं। अच्छा प्रदर्शन करना एक ऐसी चीज थी जिसमें मुझे महारत हासिल करनी थी। मेरा पहनावा, आप ठीक लग रहे हैं। एक भी बाल जगह से अलग नहीं है। मैंने 2 गहरी सांसें ली। ठीक है, चलो चलें। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे वापस रोशनी की ओर ले गया। जब हम टिमटिमाती रोशनी के नीचे से गुजरे तो उसने मुझे धीरे से डांस फ्लोर पर घुमाया। हम दूसरे डांसर्स के साथ घुल मिल गए, जैसे कि हमारा डांस कभी बाधित ही न हुआ हो। मैंने मेहमानों पर नज़र डाली, लेकिन कोई भी हैरान या डरा हुआ नहीं लग रहा था। वहाँ मौजूद सिर्फ बहुत ही पीले चेहरों पर तनाव के लक्षण दिख रहे थे, और उन्होंने इसे अच्छी तरह से छिपाया। जेस्पर और एम्मेट फर्श के किनारे पर एक दूसरे के करीब बैठे थे, और मैंने अनुमान लगाया कि वे टकराव के दौरान आसपास ही थे। क्या आप? मैं ठीक हूँ, मैंने वादा किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया। मेरे साथ क्या गलत है? तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैं जेकब को यहाँ देखकर बहुत खुश था। मुझे पता था कि उसने कितना त्याग किया होगा, और फिर मैंने उसे बर्बाद कर दिया, उसके उपहार को एक आपदा में बदल दिया। मुझे संगरोध में रहना चाहिए, लेकिन मेरी मूर्खता आज रात किसी और चीज को बर्बाद नहीं करेगी। मैं इसे दूर रख दूंगा, इसे दराज में रख दूंगा और बाद में निपटने के लिए इसे बंद कर दूंगा। इसके लिए खुद को कोसने के लिए मेरे पास बहुत समय होगा, और अब मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उससे मदद नहीं मिलेगी। ये खत्म हो गया, मैंने कहा। चलो आज रात इसके बारे में फिर से नहीं सोचते। मुझे एडवर्ड से शीघ्र सहमति की उम्मीद थी, लेकिन वह चुप रहा। एडवर्ड, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना माथा मेरे माथे से छू लिया।
जेकब सही कह रहा है, वह फुसफुसाया। मैं क्या सोच रहा हूँ? वह नहीं है। मैंने दोस्तों की भीड़ के सामने अपना चेहरा कोमल बनाए रखने की कोशिश की। जेकब इतना पूर्वाग्रही है कि वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। वह धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया जो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुझे मार देना चाहिए क्योंकि उसने ऐसा सोचा था। बस करो, मैंने उग्रता से कहा। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और तब तक इंतजार किया जब तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तुम और मैं, यही एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। अब सिर्फ यही एक चीज है जिसके बारे में तुम्हें सोचने की इजाजत है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, उसने आह भरी। भूल जाओ जेकब आया था। मैं ऐसा कर सकता था। मैं ऐसा करूंगा। मेरे लिए वादा करो कि तुम इसे जाने दोगे। जवाब देने से पहले वह एक पल के लिए मेरी आंखों में देखता रहा। मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद, एडवर्ड, मुझे डर नहीं है। मैं हूँ, वो फुसफुसाया। मत बनो। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। वैसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह भी थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हम इसीलिए यहाँ हैं। तुम दुल्हन पर एकाधिकार जमा रहे हो, एमिट ने एडवर्ड के कंधे के पीछे आकर कहा। मुझे अपनी छोटी बहन के साथ नाचने दो। यह उसे शर्मिंदा करने का मेरा आखिरी मौका हो सकता है। वह जोर से हंसा, जैसा कि वह आमतौर पर किसी भी गंभीर माहौल से अप्रभावित रहता था। पता चला कि वास्तव में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके साथ मैंने अभी तक नृत्य नहीं किया था, और इससे मुझे वास्तव में खुद को शांत करने और खुद को हल करने का मौका मिला। जब एडवर्ड ने मुझे फिर से अपने कब्जे में लिया, तो मैंने पाया कि जेकब दराज अच्छी तरह से और कसकर बंद था। जैसे ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मैं अपनी पिछली खुशी को उजागर करने में सक्षम हो गया, मेरी निश्चितता कि आज रात मेरे जीवन में सब कुछ सही जगह पर था। मैंने मुस्कुराया और अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। उसकी बाहें कस गईं। मुझे इसकी आदत हो सकती है, मैंने कहा। मुझे यह मत बताओ कि तुम अपनी नृत्य संबंधी समस्याओं से उबर चुके हो। तुम्हारे साथ नृत्य करना इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन मैं इसके बारे में अधिक सोच रही थी, और मैंने खुद को उससे और भी अधिक कसकर चिपका लिया कि तुम्हें कभी जाने न दूं। कभी नहीं, उसने वादा किया, और वह मुझे चूमने के लिए नीचे झुका। यह एक गंभीर प्रकार का चुंबन था, तीव्र, धीमा लेकिन बढ़ता हुआ। मैं लगभग भूल ही गई थी कि मैं कहाँ थी जब मैंने एलिस को ये कहते सुना, बेला, समय हो गया है। मुझे इस व्यवधान के कारण अपनी नई बहन के प्रति थोड़ी सी झुंझलाहट महसूस हुई। एडवर्ड ने उसे अनदेखा कर दिया, उसके होंठ मेरे होंठों से सटे हुए थे, पहले से ज्यादा जोरदार। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी हथेलियां उसकी संगमरमरी गर्दन से चिपकी हुई थीं। क्या तुम अपना विमान छोड़ना चाहते हो? एलिस ने पूछा, जो अब मेरे ठीक बगल में खड़ी थी। मुझे यकीन है कि तुम हवाई अड्डे पर दूसरी उड़ान का इंतजार करते हुए एक शानदार हनीमून मनाओगे। एडवर्ड ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया और बुदबुदाया, चले जाओ, एलिस, और फिर अपने होंठ मेरे होंठों से चिपका दिए। बेला, क्या तुम हवाई जहाज पर वो पोशाक पहनना चाहती हो? उसने पूछा। मैं वास्तव में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उस समय मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। एलिस ने धीरे से गुर्राते हुए कहा, मैं उसे बता दूंगी कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो, एडवर्ड। तो मेरी मदद करो, मैं करूंगी। वह स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे से हटाया और अपनी पसंदीदा बहन को घूर कर देखा। तुम इतनी छोटी हो कि इतनी परेशान करने वाली हो। मैंने जाने के लिए सही ड्रेस नहीं चुनी थी, ताकि इसे बर्बाद किया जा सके, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरे साथ आओ, बेला। मैंने उसे पकड़कर खींचा, अपने पैरों पर खड़ा होकर उसे एक बार और चूमने लगा। उसने अधीरता से मेरा हाथ झटक दिया, मुझे उससे दूर खींच लिया। वहां मौजूद मेहमानों में से कुछ लोग हंस पड़े। मैंने तब हार मान ली और उसे खाली घर में ले जाने दिया। वह परेशान दिख रही थी। माफ करना, एलिस, मैंने माफी मांगी। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बेला। उसने आह भरी। ऐसा लगता है कि तुम खुद की मदद नहीं कर पा रही हो। मैं उसके शहीद भाव को देखकर हंस पड़ा, और वह क्रोधित हो गई।
धन्यवाद एलिस, यह अब तक की सबसे खूबसूरत शादी थी, मैंने उससे ईमानदारी से कहा। सब कुछ बिल्कुल सही था। तुम पूरी दुनिया में सबसे अच्छी, सबसे समझदार और सबसे प्रतिभाशाली बहन हो। इससे वह पिघल गई, वह बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। रेनी और एस्मे ऊपर इंतजार कर रहे थे। उन तीनों ने जल्दी से मुझे मेरी ड्रेस से बाहर निकाला और एलिस के गहरे नीले रंग के विदाई परिधान पहनाए। मैं आभारी थी जब किसी ने मेरे बालों से पिन निकाल दिए और उन्हें मेरी पीठ पर ढीला छोड़ दिया, जो कि चोटी से लहराते हुए थे, जिससे मुझे बाद में हेयरपिन सिरदर्द से बचाया जा सका। मेरी माँ के आंसू पूरे समय बिना रुके बहते रहे। जब मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैंने उसे अलविदा कहते हुए वादा किया। मुझे पता था कि हनीमून का रहस्य शायद उसे पागल कर रहा था। मेरी माँ रहस्यों से नफरत करती थी, जब तक कि वह उनके बारे में न जानती हो। जैसे ही वह सुरक्षित रूप से चली जाएगी, मैं तुम्हें बता दूंगी, एलिस ने मुझसे पहले ही कहा, मेरे घायल चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। ये कितना अनुचित है कि मुझे सबसे आखिर में पता चला। तुम्हें बहुत जल्द ही मुझसे और फिल से मिलने आना है। अब तुम्हारी बारी है दक्षिण की ओर जाने की, एक बार सूरज देखने की, रेनी ने कहा। आज बारिश नहीं हुई, मैंने उसके अनुरोध को टालते हुए उसे याद दिलाया। एक चमत्कार, सब कुछ तैयार है, एलिस ने कहा। तुम्हारे सूटकेस कार में हैं, जैस्पर उन्हें लेकर आ रहा है। उसने मुझे सीढ़ियों की ओर खींचा और रेनी मेरे पीछे पीछे आ गई, अभी भी आधे रास्ते तक मुझे गले लगाए हुए थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा जब हम नीचे उतरे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे पास फिल है। एक दूसरे का ख्याल रखना। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बेला, प्रिय। अलविदा, माँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने फिर कहा, मेरा गला भर आया। एडवर्ड सीढ़ियों के नीचे इंतजार कर रहा था। मैंने उसका बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया, लेकिन दूर हट गया और उस छोटी भीड़ को देखने लगा जो हमें विदा करने के लिए इंतजार कर रही थी। पिताजी, मैंने पूछा, मेरी आंखें खोज रही थीं। यहाँ पर, एडवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने मुझे मेहमानों के बीच से निकाला, उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। हमने पाया कि चार्ली बाकी सभी के पीछे दीवार के सहारे अजीब तरह से झुका हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वह छिप रहा हो। उसकी आंखों के चारों ओर लाल रिम्स ने कारण स्पष्ट कर दिया। ओह, पिताजी, मैंने उसे कमर से गले लगाया, फिर से आंसू बहने लगे, मैं आज रात बहुत रो रही थी। उसने मेरी पीठ थपथपाई। अब, बस, आप अपना विमान नहीं छूना चाहेंगे। चार्ली के साथ प्यार के बारे में बात करना मुश्किल था, हम दोनों एक जैसे थे, हमेशा शर्मनाक भावनात्मक प्रदर्शन से बचने के लिए छोटी छोटी बातों पर लौट आते थे। लेकिन यह आत्मचेतना दिखाने का समय नहीं था। मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूँ, पापा, मैंने उनसे कहा। इसे मत भूलना, आप भी, बिल्स, हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। मैंने उसके गाल को उसी समय चूमा जब उसने मेरे गाल को चूमा। मुझे बुलाओ, उसने कहा। जल्द ही, मैंने वादा किया, ये जानते हुए कि मैं बस इतना ही वादा कर सकता था। बस एक फ़ोन कॉल। मेरे पिता और मेरी माँ को मुझे फिर से देखने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। मैं बहुत अलग हो जाऊंगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो फिर चलो, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं देर नहीं करना चाहता। मेहमानों ने हमारे लिए एक और गलियारा बनाया। एडवर्ड ने मुझे अपने पास खींच लिया और हम भागने लगे। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। मैं हूँ, मैंने कहा, और मुझे पता था कि यह सच था। जब एडवर्ड ने मुझे दरवाजे पर चूमा तो सभी ने तालियां बजाईं। फिर चावल की बारिश शुरू होते ही वो मुझे कार तक ले गया। ज्यादातर गेंदें चूक गईं, लेकिन शायद एमिट ने असाधारण सटीकता के साथ गेंद फेंकी और एडवर्ड की पीठ से उछली हुई बहुत सी गेंदें मैंने पकड़ लीं। कार को और अधिक फूलों से सजाया गया था, जो इसकी पूरी लंबाई के साथ लटक रहे थे, तथा लंबे पतले रिबन एक दर्जन जूतों से बंधे हुए थे। ये डिजाइनर जूते थे, जो बिल्कुल नए लग रहे थे, जो बम्पर के पीछे लटक रहे थे। जब मैं अंदर चढ़ रही थी, तब एडवर्ड ने मुझे चावल से बचाया, और फिर वह अंदर आ गया और हम तेजी से वहां से निकल रहे थे,
तभी मैंने खिड़की से बाहर हाथ हिलाया और पोर्च की ओर आई लव यू कहा, जहां मेरे परिवार ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। आखिरी तस्वीर जो मैंने दर्ज की वह मेरे माता पिता की थी। फिल ने दोनों हाथों से रेनी को कोमलता से लपेटा हुआ था। उसने एक हाथ उसकी कमर को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका एक हाथ चाली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा हुआ था। इस एक पल में इतने सारे अलग अलग तरह के प्यार, सामंजस्यपूर्ण। यह मुझे बहुत उम्मीद भरी तस्वीर लगी। एडवर्ड ने मेरा हाथ दबाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। मैंने अपना सिर उसकी बांह पर टिका दिया। इसलिए हम यहाँ हैं, मैंने उसे उद्धृत किया। उसने मेरे बालों को चूमा। जैसे ही हम काले राजमार्ग पर मुड़े और एडवर्ड ने वाकई एक्सीलेटर दबाया, मैंने इंजन की घुरघुराहट के ऊपर एक आवाज़ सुनी, जो हमारे पीछे के जंगल से आ रही थी। अगर मैं इसे सुन सकता था, तो वह निश्चित रूप से सुन सकता था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि आवाज़ धीरे धीरे दूर चली गई। मैंने भी कुछ नहीं कहा। वह तीखी, हृदय विदारक चीख धीमी हो गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई।